क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। और जो प्रैक्टिस जो प्लेलिस्ट हैं वो एक बार देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, साल भर करते रहते हैं, अभी पेपर पास में है तो थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप क्लास जो है मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। इसको आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, साथ में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। GF, गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स यानी जो आपका स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है जी। तो फाइन मोटर स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सा उदाहरण फाइन मोटर स्किल्स का होगा। मोटर स्किल्स में आते हैं ये दोनों स्किल्स, और मोटर स्किल आता है फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। इतनी बात क्लियर है हमको। तो उदाहरण पहचानना है किसका, सूक्ष्म गतिक कौशल का। पहला ऑप्शन है रनिंग ऑन रोड यानी सड़क पर दौड़ना। दौड़ने में हमारी बड़ी मांसपेशियां हमारे शरीर की इस्तेमाल होती हैं। ज्यादा जो इस्तेमाल है वो आपकी टांगों का है, आपके हाथों का है, यानी बड़ी मांसपेशियां तो ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। स्विमिंग इन रिवर, नदी में तैर रहे हैं तब भी आप अपने आर्म्स का, लेग्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी बड़ी मांसपेशियां हो गई, तो ये भी ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गया। किकिंग अ बॉल, बॉल को किक करते हुए भी आप अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं या फुट का इस्तेमाल करेंगे, तो जिसमें मेजर रोल किसका है, आपकी बड़ी मांसपेशी का है। लेकिन पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, यानी जब आप धागे में मोती पिरो रहे हैं तो आपकी आंखों का और आपकी उंगलियों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन यानी समन्वयन लगेगा। मतलब हमारी जो छोटी मांसपेशियां हैं, छोटी मांसपेशियां मतलब बोले तो आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जिसमें लगता है, चाहे वो सुई में धागा पिरोना हो, है ना, चाहे वो हमारा लिखने में हो, हमारी जो फिंगर्स की मसल है वही यूज हो रही है, या हमारा आई कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, चाहे वो जो आपका बुनाई करना हो, कढ़ाई करना हो, ये सारी चीजें, काजल लगाना हो आंख में, ये सब क्या है, ड्राइंग, पेंटिंग। तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं बच्चे में, बाद में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। बात सही है नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, धागे में मोती पिरोना जो है वो उदाहरण है किसका, फाइन मोटर स्किल्स का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जवाब दीजिएगा फटाफट से, तब जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जो लोग ऐप में हैं, कल टाइम टेबल एक बार देख लेंगे। आपकी जो क्लास है वो कल से 2 घंटे की कर दी जा रही है, 6 बजे से 8 बजे तक। तो आज ऑफ था, है ना, तो एक बार आप ध्यान रखेंगे जो लोग बैच में हैं सीटेट के। हाँ, PDF नहीं मिलता है ना टेलीग्राम पे, इस बार काफी डिले हो गया। ये विदाउट आंसर्स आपको फिर मिल जाएगा अभी जल्दी से जल्दी। ए ऑप्शन की अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया प्रदीप जी, ए ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है सेफेलोकॉर्डल के अकॉर्डिंग। सेफेलोकॉर्डल का मतलब ये सिरोध पदोन्मुखी यानी या शीर्षगामी यानी सर से पैर की ओर, ठीक है ना। तो हेड टू टो, इसको लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत भी कह दिया जाता है, दूसरी भाषा में या टर्म्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हेड टू टो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, और वो किसमें जाता है, आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल में, जो सेंटर से पेरिफेरी वाला है उसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, क्योंकि बच्चा पहले जनरल एक्टिविटीज करना शुरू करेगा, बाद में जनरल क्या पूरे शरीर से रोएगा, या बॉल पकड़नी है दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, बाद में 2 उंगलियों से पकड़ लेगा। तो एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर उल्टा हो गया, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, और ये प्रॉक्सिमो डिस्टल के बारे में है। तो ये विकास की 2 दिशाएं हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लेटेस्ट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखे हो देख लीजिएगा। डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था डैश है और द्वितीयक डैश है। ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आपको फैमिली नजर नहीं आ रहा होगा, तो जो लोग प्राइमरी के नाम पे फैमिली ढूंढते हुए आते हैं, अब उनको थोड़ा सा चेंज यहाँ करना पड़ेगा कि पूछा क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज कराएंगे, डोंट वरी, है ना। मैराथन सेशंस भी होंगे, बहुत कुछ है अभी होने को, डोंट वरी। कल बात हुई थी ना, इवन ऑफलाइन क्लास भी आपकी होगी, जो लोग दिल्ली में ज्वाइन कर पाएंगे, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें ए ऑप्शन 77% लोग, यानी इमीडिएट नेबरहुड, यानी जो एकदम नजदीकी आस पड़ोस है, और मास मीडिया। मास मीडिया सेकेंडरी होगा, बिल्कुल पक्की बात है, ये बात हमें पता है, द्वितीयक कारक है। प्रिंट मीडिया प्राइमरी नहीं हो सकता, मीडिया कभी भी प्राइमरी नहीं होगा। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चलो सेकेंडरी हो जाएंगी, लेकिन ये तो गलत हो गया, दोनों सही चाहिए। स्कूल प्राइमरी नहीं हो सकता, फैमिली सेकेंडरी नहीं हो सकती, लॉ भी प्राइमरी नहीं हो सकता, न्यूज़पेपर भी नहीं हो सकता, न्यूज़पेपर मीडिया से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है, और हमें पता है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, भाई नेबरहुड का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर फैमिली के साथ आ जाए नेबरहुड, तो समझ जाओ बात किसकी हो रही है, प्राइमरी सोशलाइजेशन की
हो रही है क्योंकि परिवार के बिल्कुल नजदीक है, इमीडिएट सराउंडिंग में है। और अगर अकेले अकेले तो क्या ही आता है, स्कूल के साथ आ जाए अगर, तो फिर क्या हो गया, आपका सेकेंडरी में आ जाता है नेबरहुड, सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में। लेकिन यहां अब हमारे पास फैमिली है नहीं, कोई और ऑप्शन मैच करता नहीं है, तो हम अपनी समझदारी से क्या लगाएंगे, इमीडिएट नेबरहुड, यानी जो सबसे नजदीकी आपका आस पड़ोस है, क्लोज्ड लोग हैं, वो भी एक परिवार की तरह रहते हैं। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही अवेलेबल है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, एक नंबर वैसे ही मिलेगा। तो इमीडिएट नेबरहुड क्या है, प्राइमरी हो गया, यहाँ मास मीडिया तो होता ही सेकेंडरी है। तो ए ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जिससे एक मास मीडिया क्या है, वही न्यूज़पेपर हो गया आपका, और ये इंटरनेट से लेकर के जितनी भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं फोन पर, देखिएगा सोशल मीडिया साइट्स हो गई। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज चिल्ड्रंस थिंकिंग बिकम्स साइंटिफिक, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है, यानी साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है। ये हम पियाजे की हर एक स्टेज में, आज थोड़ा हेडेक है, मैनेज कीजिएगा, तो हम पियाजे की हर एक स्टेज में ये बात डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक थिंकिंग की बात जैसे ही हो जाए, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात, साइंटिफिक थिंकिंग लिखा हो, अमूर्त चिंतन लिखा हो, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग लिखा हो, आपको पता है कहां आएगा, हाईएस्ट लास्ट स्टेज में जाकर के आएगा, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं। और इसमें आप लोग कितनी गलतियां कर रहे हैं, 36% लोग इतने आसान सवाल का जवाब सही दे पा रहे हैं। कई लोग हैं जो सी ऑप्शन ही कह दे रहे हैं इसमें सही। देखो सी ऑप्शन में ना लॉजिक आता है, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं आ जाती है, लॉजिक आता है, वो भी इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव थिंकिंग, जिसको आगमनात्मक चिंतन कहते हैं हम, ठीक है ना। इंडक्टिव रीजनिंग आती है, तर्क वो भी कैसा, कॉन्क्रीट मूर्त चीजों को लेकर के, जिन चीजों को वो देख सकता है बच्चा, टच कर सकता है, फील कर सकता है ना। एग्जाम्पल से रूल जाना आएगा, लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग की जब भी बात आएगी तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल। हाइपोथेटिको थिंकिंग की बात आएगी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि इंडक्टिव यहां आती है, डिडक्टिव आती है फॉर्मल ऑपरेशन में, और साइंटिफिक थिंकिंग में दोनों चाहिए अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिंतन चाहिए होगा साइंटिफिक थिंकिंग में। एक वैज्ञानिक सोच रखने के लिए सिर्फ तर्क का काम थोड़ी चलेगा। आपने सोचा होगा लॉजिक आता है सी ऑप्शन में, यानी कॉन्क्रीट में, और जहां लॉजिक आ गया वहीं साइंटिफिक थिंकिंग आ गई, नहीं, उतना डेवलप नहीं हो पाता। लॉजिक भी सिर्फ मूर्त चीजों के बारे में आ पाता है ये 7 से 11 में, है ना, वो चीजें जिनको देख पा रहे हो। जबकि साइंटिफिक थिंकिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो सामने है ही नहीं, जिनको अज्यूम करना है, जिन पे अमूर्त चिंतन करना है। तो डी ऑप्शन ही सही हो पाएगा। प्री ये 11 से 15 वर्ष हाईएस्ट जो है लेवल है, जिसमें सारी क्षमताएं आ जाती हैं। सेंसरी मोटर जन्म से 2, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला, सिंबॉलिक थॉट या सिम्योटिक फंक्शन आपका प्री ऑपरेशनल, है ना। कॉन्क्रीट में आपको पता है कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन और सीरिएशन आ जाता है। तो ये एक बेसिक सी बात थी, ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए आधे अधूरे रट्टे नहीं लगाने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दीजिए बहुत ही तेजी से, होपफुली इसका जवाब आप एकदम सही देंगे। पोल में आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, बताइएगा एक बार। तो अगर हम बात करते हैं यहां जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसको महत्व दिया। यानी पियाजे जब कह रहे हैं कि बच्चा सीखता है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है एज पर पियाजे, है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों को महत्व दिया। तो पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैचुरेशन। बायोलॉजिकल मैचुरेशन बोले तो जैविकीय परिपक्वता, यानी बायोलॉजी से आने वाली मैचुरेशन, यानी हेरिडिटी। भाई ये क्या हुआ, जेनेटिक्स को महत्व मिल रहा है यहां, या फिर मैं कहूं यहां हेरिडिटी भी लिखा होता बात सही थी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे भी इन्होंने बात की है पियाजे ने। तो वो जो 4 फैक्टर्स हैं MESE, इसमें तो चलो सीधा सीधा जवाब मिल गया। अगर ये सीधा बायोलॉजिकल मैचुरेशन नहीं भी लिखा होता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन क्या है, एज के साथ जो परिपक्वता आती है, आपका दिमाग डेवलप होता है, आपका शरीर डेवलप होता है, उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, सिलेबस डिजाइन करते हैं। पियाजे ये नहीं कह रहे कि जो प्री ऑपरेशनल वाला बच्चा है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल की एक्टिविटीज करा दो, साइंटिफिक थिंकिंग की प्रॉब्लम्स दे दो उस बच्चे को जो 7 साल का है अभी या 2 साल का है अभी। इवन आप देखते हैं जो टॉयज आते हैं, खिलौने भी आते हैं, उस पर भी लिखा होता है ये इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के लिए हैं। 5वीं क्लास का सिलेबस क्यों अलग है 10वीं क्लास से, पहले करा दें 10वीं का, बाद में 5वीं का करा दें, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी उतनी ही हुई है, उसके दिमाग का विकास, उसके शरीर का विकास, जो चीजें ऑटोमेटिकली एज के साथ अनफोल्ड होती हैं उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। तो जैविकीय परिपक्वता, पियाजे जो है वो जेनेटिक्स को, हेरिडिटी को, बायोलॉजी को महत्वपूर्ण मानते हैं और वाइगॉस्की बायोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं। ये मुख्य अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए
तो टीचर्स पर्सनैलिटी नहीं, ये उनका मुख्य मुद्दा नहीं है। टीचर्स महत्वपूर्ण है उनके लिए, लेकिन पर्सनैलिटी यहाँ पे मेन मुद्दा नहीं है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्राइवेट स्पीच की बात किसने की? रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉस्की। प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं आपके वाइगॉस्की। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखेंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ऐसे सेट 2 4 6 अगर हमने लगा लिए अच्छे से, बस हो गया काम, गलती फिर होगी नहीं पेपर में। आर्यन डायरेक्ट्स मोस्ट, हाँ वो कोई नहीं, तुम करो, देखो एक बार लाइट फ्लिकर, हाँ करेगी वो, 1 मिनट को, ये कल ठीक कराएंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये क्या कहता है भाई? ये कह रहा है आर्यन डायरेक्ट्स मोस्ट ऑफ हिज एक्शंस टू फुलफिल हिज ड्यूटीज एज पर स्कूल्स प्रीएम्बल। एट विच लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग आर्यन इज एट प्रेजेंट। यानी आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। भाई विद्यालय की जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, किस तरह से चीजें होनी चाहिए स्कूल में, जो भी लिखा हुआ है उस हिसाब से, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने की कोशिश करता है। या कोई भी जॉब अगर होती है तो आपकी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके हिसाब से वो अपना काम कर रहा है। यानी वो लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहता है ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। तो ये 4th स्टेज हो गई लॉ एंड ऑर्डर, जो कि 2nd लेवल में आती है कोहलबर्ग की थियरी में, परंपरागत स्तर, जिसमें आपका गुड बॉय नाइस गर्ल है और लॉ एंड ऑर्डर है। तो यहाँ पे स्टेज तो पूछी नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा है? सिंपल लेवल पूछा है। 3 लेवल है, प्री पोस्ट कुछ होता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट तो होता है भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? Which of the following is an effective way of scaffolding the students when they are stuck on a problem? यानी बच्चों को स्कैफोल्ड करने का, यानी जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? भाई किसी पे पॉइंट पर आप अटक गए तो कैसे हेल्प करेंगे? वाइगॉस्की को याद कीजिए, स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, यानी हाफ सॉल्व प्रॉब्लम, हिंट देना, जहां पे बच्चा अटके वहां पे हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प है स्कैफोल्डिंग। जहां बच्चा प्रॉब्लम फील करेगा उस स्टेप पे आप मदद देते हैं। डायरेक्टली आंसर बताना स्कैफोल्डिंग नहीं होती, पूरा जवाब नहीं। पनिश कर देना बिल्कुल भी स्कैफोल्डिंग नहीं है। प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व्ड सॉल्यूशंस, ये बात एकदम सही है, आंशिक रूप से हल समस्या समाधान। बच्चा मान लो 2 स्टेप करके तीसरे स्टेप पे अटक गया किसी क्वेश्चन के, तो वहां उसको हेल्प दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कोई, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं कि जहां बच्चे को समस्या है वहां उसको हेल्प कर दें। कॉम्प्लिकेटिंग द प्रॉब्लम विद इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि फालतू की इंफॉर्मेशन दे दो जिससे और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाए, बच्चे को समझ में ना आए कि जवाब देना क्या है। ठीक, तो ये नहीं करना। सी ऑप्शन, इसकी बात आपके वाइगॉस्की करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादा बड़ा हो गया, इतना तो देख भी नहीं पा रहे होंगे आप। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि इसको टेस्ट की तरह लेके जा सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है टू एनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स, लेव वाइगॉस्की एडवोकेटेड फॉर। यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करने के लिए, समुन्नत करने के लिए वाइगॉस्की ने किस चीज की अनुशंसा की है या सपोर्ट किया है? एक्सपोजिटरी टीचिंग होता है, ना वाइगॉस्की बात करते हैं इसकी, ना पियाजे बात करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है भर दिया आपने दिमाग में, बस वो है एक्सपोजिटरी टीचिंग, तो ये गलत हो गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं और पियाजे वाइगॉस्की क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स में तो आप कंडीशनिंग करवाते हैं, आदत डलवाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक। पैसिव इमिटेशन, बच्चे को तो एक्टिव रखना है ना, निष्क्रिय अनुकरण, बस अपना दिमाग लगाए ही ना बच्चा, अगर अनुकरण करे, नकल करे तो। असिस्टेड लर्निंग इज द राइट आंसर, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। ग्रुप लर्निंग की जब भी बात आती है ना, स्कैफोल्डिंग तो खैर ये कहते ही हैं कि दी जाए बच्चे को, तो असिस्टेड लर्निंग मतलब कोई असिस्ट करे, मोर नॉलेजेबल अदर, जो ज्यादा जानने वाला योग्य है, अन्य है, जो हमसे ज्यादा जानता है वो असिस्ट करे। वो टीचर हो सकता है, वो हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है, तो वो असिस्ट करे, हमें हेल्प मिल जाए जहां पे हम अटके। इस बात को वाइगॉस्की बिल्कुल मानेंगे, एडवोकेट करेंगे, चाहे वो ग्रुप लर्निंग हो, पीयर लर्निंग हो, कोऑपरेटिव लर्निंग हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, मतलब जहां भी सहयोग की बात आएगी, जहां भी असिस्ट करने की बात आएगी, वहां पे वाइगॉस्की साथ में मिलेंगे। तो असिस्टेड लर्निंग जो है यहाँ पे सही जवाब है। या आपका रेसिप्रोकल टीचिंग है कि बच्चा टीचर से सीखता है, टीचर बच्चे से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, याद कीजिए किसको? जॉन डुई को। प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी जिनको हम कह रहे हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा मतलब जिसमें प्रोग्रेस हो, आगे बढ़े इंसान, रिग्रेस ना हो, पीछे ना जाए,
प्रोग्रेसिव बने। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है? स्टूडेंट्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, हाँ लर्निंग बाय डूइंग की बात है। टीचर्स एज दी फोरमोस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी अध्यापक ज्ञान के सर्वाधिक भरे हुए भंडार हैं और बच्चे में वो भर देंगे, बच्चा खाली बर्तन है। ये तो अगेंस्ट है, ये तो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन कहता था। अभी चाइल्ड सेंटर्ड वे है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो बच्चे को सेंटर में रखती है, उसकी नीड्स को। स्टूडेंट्स एज पैसिव रेसिपिएंट, बच्चे को एक्टिव रखना है, पैसिव कभी नहीं होगा। टेक्स्ट बुक्स इररेलेवेंट होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये भी कहना एकदम गलत होगा कि पाठ्य पुस्तकों का कोई रोल नहीं है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज, कई संसाधनों में से एक संसाधन है, सब कुछ नहीं है टेक्स्ट बुक्स। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेक्स्ट बुक के खिलाफ हम चले जाएंगे, है ना, कि टेक्स्ट बुक हमारे काम की नहीं है, ये नहीं कह सकते हम। तो विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारिता मानता है कौन? प्रगतिशील शिक्षा, कि बच्चे एक्टिव बिल्डर्स होंगे, वहां पे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आशिमा इज पॉपुलर अमॉन्ग हर फ्रेंड्स फॉर हर हाई एबिलिटी टू रीड द मूड्स एंड मोटिवेशंस ऑफ अदर्स। आशिमा एक बच्ची है और दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता उसके अंदर है और इसलिए बहुत पॉपुलर है। मतलब सारे बच्चे उसके दोस्त हैं या उसकी बात मानते हैं लोग, मतलब पॉपुलर है, मतलब लोग पसंद करते हैं आशिमा को अपनी क्लास में या ट्यूशन में या व्हाटएवर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो दूसरों को बेहतर समझ पाती है। बात सही है। तो गार्डनर के अकॉर्डिंग, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी के अकॉर्डिंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थियरी है, आशिमा हैज हायर लेवल्स ऑफ डैश इंटेलिजेंस। किस प्रकार की बुद्धि आशिमा में ज्यादा पाई जाएगी? देखिए जब भी बात दूसरों की समझने की हो, दूसरों के मूड्स, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इंटेंशंस, मोटिवेशंस, उनके अदर्स अगर आ गया तो यहां पे मदर टेरेसा भी एग्जांपल हो सकती थी, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, यानी जब आप लोगों को समझने में अच्छे हैं, ठीक है ना। पॉपुलर कब होंगे? जब लोग आपको पसंद करते हो, कुछ तो समझ पा रहे होंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेचुरलिस्ट नहीं, यहां कोई प्रकृति की बात हुई है, म्यूजिक गाना गा के सुना रही है आशिमा, नहीं। लॉजिकल और मैथमेटिकल थिंकिंग की बात हुई है कि मैथ्स के सवाल सॉल्व कर देती है, नहीं। तो ये इंटरपर्सनल है। इंट्रापर्सनल लिखा होता तो यहीं पे कई लोग गलती कर देते। इंट्रा में सेल्फ लिखा होता, खुद की भावना को समझने में अच्छी है तो इंट्रा यानी अंतः व्यक्तिक, और अगर इंटर लिखा है तो यानी दूसरों की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपका फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग वाला। ये कहता है अ टीचर शुड इंक्लूड प्रोजेक्ट वर्क्स, ग्रुप टास्क, डिस्कशंस एंड डिबेट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं, यानी बच्चे क्या हैं? एक्टिव हैं। हमें यह समझ आ गया कि बच्चे क्या हैं, यहाँ एक्टिव हैं। कुल मिला के जब ग्रुप वर्क कर रहे हैं, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है, डिबेट हो रही है, तो ये सब क्या है? मतलब बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है, बच्चा एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं। और टीचर को ऐसा करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। तो ये बात क्या हो गई? ट्रू हो गई, सही हो गई। फिर आते हैं रीजन पे। लर्निंग इज इंडिपेंडेंट टू सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो अधिगम है वो विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से परे होता है। यानी कि जिस समाज और जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लर्निंग पे। ये हम नहीं कह सकते, है ना, ये हम नहीं कह सकते। मोना अगर आप बैच में हैं तो मॉक टेस्ट आपको मिले होंगे, मैं आपको OMR दे चुकी हूं ऑलरेडी। कोई भी पब्लिकेशन ले लो मोना, एनीवन, कोई भी ले लो। आज के टाइम में थोड़ी बहुत गलतियां सब में मिलती हैं, और आप आर गुप्ता से लेके, किरण से लेके, इवन जो देशात पब्लिकेशन से लेके जो भी मिल जाए, मतलब ऐसा कुछ कोई वो नहीं है कि पर्सनल इसमें वो है। बोथ A and R कैसे सही हो सकते हैं भाई? वाइगॉस्की को भूल गए आप? वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं? जो हमारा समाज और संस्कृति है वो स्वतंत्र नहीं है अधिगम आपका इनसे, बल्कि इनसे प्रभावित होता है। जिस समाज से, जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है, उस तरह के एग्जाम्पल से वो समझ पाएगा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जिस संस्कृति से, जिस समाज से बच्चा आ रहा है, किसी के घर में अगर कोई पिताजी उसके डॉक्टर हैं तो उस पर उस चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उसको उस तरह की कोई जानकारी ही नहीं होगी। या किसी के पिताजी हैं जो कारपेंटर हैं तो उसको उस चीज में हो सकता है थोड़ा ज्यादा पता हो, या फिर अगर आप एग्जाम्पल वैसा देंगे जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है तो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो जिस समाज और जिस संस्कृति से बच्चा आता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, प्रभावित होती है जो लर्निंग है। तो ये बात गलत है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो इतनी बड़ी गलती इतने आसान क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो, है ना? क्योंकि आपको डर लग जाता है ये क्वेश्चन देख के। इसमें सिंपल फंडा यही है, पहले कथन पढ़ो, देखो ये सही है या नहीं है, फिर ये बात अपने आप में सही है या नहीं है और इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है ये चेक कर लो, बात खत्म हो गई। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर कि A तो जो है सही है बट R सही नहीं है। दोनों फॉल्स हैं ये कहना गलत होगा क्योंकि A सही है। दोनों सही है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि B गलत है। तो जो भी हमने पेडागोजी में पढ़ा है वही इंक्लूड, मतलब वही अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बॉयज आर गुड एट मैथमेटिक्स। लड़के क्या हैं? अच्छे होते हैं किसमें? गणित में। एंड गर्ल्स आर गुड एट
म्यूजिक, और लड़कियां जो हैं वो म्यूजिक में अच्छी होती हैं, यानी संगीत में अच्छी होती हैं और डांस में अच्छी होती हैं। दिस स्टेटमेंट एग्जाम्प्लीफाइज, ये स्टेटमेंट किस चीज को बढ़ावा देता है कि लड़कियां डांस में अच्छी हैं और लड़के जो हैं गणित में अच्छे हैं। फिर शकुंतला देवी कैसे अच्छी हो गई, है ना? तो या क्या सारे लड़के गणित में अच्छे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे सिंपल बात कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये बढ़ावा दे रहा है। और क्या सारे लड़के क्या लड़कों को डांस में इंटरेस्ट नहीं हो सकता? नहीं, फिर हम कहते हैं ये तो लड़कियों के जैसे रहता है ना? तो ये क्या हुआ? जेंडर रूढ़िबद्धता। ठीक, जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टीरियोटाइपिंग, जो चीज पहले से चली आ रही है समाज में उसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं तो। इसमें कोई इक्वालिटी, कोई इक्विटी, कोई पैरिटी नहीं है। पैरिटी, इक्विटी, इक्वालिटी सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। पैरिटी मतलब समता, आप दोनों को एक जैसा ट्रीट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्टीरियोटाइपिंग को, बायसनेस को बढ़ावा मिल रहा है, एक तरफ झुके हुए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जवाब दीजिएगा। इन ऑर्डर टू केटर दी डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। सारे बच्चे एक तरीके से सीखते भी नहीं है, ना सीख सकते हैं। सब बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में भी हो सकता है, यानी भिन्नता है। जिस बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है, जो इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उस बेसिस पे लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होगी बच्चे की। तो इसलिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट लिखा है। क्या लिखा है? शुड नॉट लिखा है। अब इसमें भी कई लोग गड़बड़ कर गए हैं, है ना? बफरिंग कहां हो रहा है? आज कोई बफरिंग नहीं हो रहा, बफरिंग खत्म हो चुका है ना? अब बफरिंग नहीं हो रहा है, कल से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर बफरिंग हो रही है इसका मतलब आपके इंटरनेट में कुछ ना कुछ तो पंगा है, अदरवाइज बफरिंग आपकी नहीं होगी, है ना? देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं किसकी, के डाइवर्स लर्निंग नीड्स को बच्चे की केटर करना है, तो कौन सा काम नहीं करना चाहिए टीचर को? प्रेजेंट द कंटेंट इन वेरियस वेज, डिफरेंट तरीके से मल्टीपल वेज में कंटेंट को, चैप्टर को प्रेजेंट करो। ये तो पॉजिटिव बात है, करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे डाइवर्स हैं, डाइवर्स तरीके से पढ़ाओ। बी ऑप्शन है बिल्ड लर्निंग एंड सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी बच्चे जो है लर्निंग की स्किल्स सीखना सीखें वो, और सेल्फ रेगुलेशन, खुद को कंट्रोल करके अपने आप को दिशा देना सीखें कि उन्हें कितना काम करना है, क्या उनके टारगेट्स है। ये भी पॉजिटिव बात है ना? मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फ्रेम मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, कि वो मास्टर बने किसी चीज में, सिर्फ नंबर के पीछे ना भागे। बात तो सही है। लेबल एंड क्लासिफाई, ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं ये ऐसे कीवर्ड हैं जो नेगेटिव हैं। लेबल नहीं कर सकते, बच्चे पे ठप्पा नहीं लगा सकते कि तुम बहुत चैंपियन हो, तुम एकदम फुद्दू हो, ऐसी बातें हम नहीं करते। ठीक, तो ये क्या होगा, ये नहीं करना चाहिए एक टीचर को। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, सब गणित में अच्छे हों, सब मैथ्स में अच्छे हों, जरूरी नहीं है, तो हम कंपेयर भी नहीं करेंगे। तो लेबल करना, क्लासिफाई करना, ये गलत तरीका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? डैश इज नॉट एन इफेक्टिव मोड ऑफ असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग दी एक्टिविटी, यानी गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों यानी कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। आकलन क्या होता है? जो आप अभी पोल में दे रहे हैं, जवाब कर रहे हैं, तो एक तरह से आपका आकलन हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है। टेस्ट कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना सही आता है और आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं पढ़ करके, और आप गलती कहां करते हैं इससे पता लग जाता है। तो आकलन जो है उसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, किस प्रकार के आकलन से बच्चे की लर्निंग गैप के बारे में पता नहीं चलेगा कि कमी रह कहां गई है। भाई आकलन से हमें पता लगता है कि अच्छा ये बात मैंने गलत पढ़ के समझ ली थी, इसलिए आंसर गलत मार्क कर दिया, या नोट नहीं पढ़ा था इसलिए गलत मार्क कर दिया, तो वो लर्निंग गैप पता चल जाएगा। लेकिन कौन सा असेसमेंट का तरीका है जिससे लर्निंग गैप पता नहीं लगता? और लर्निंग गैप के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक, तो असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए होता है कि लर्निंग गैप कहां रह गया। फॉर्मेटिव और सबमेटिव दो तरह के होते हैं। सबमेटिव में जो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वगैरह आ जाएंगे, इसमें बस आपकी परसेंटेज का या आपके अचीवमेंट लेवल का पता चलता है, जबकि फॉर्मेटिव में आपके फीडबैक मिलेगा, आप सीखते कैसे हैं उसका पता लगता है, प्रोग्रेस का पता लगता है। पीयर असेसमेंट, यानी आप 4 लोग हैं ग्रुप में सीख रहे हैं, तो पता लग जाएगा कहां गैप है, भाई मुझे भी समझा दे, यहाँ इस स्टेप पे दिक्कत हो रही है समझने में, तो ये भी फीडबैक का काम करेगा। सेल्फ असेसमेंट, जिसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, है ना, तो इसमें भी पता लग जाएगा कमी कहां रही है। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है उसमें सीधा रिजल्ट आता है, उसमें यहां सुधार की संभावना बचती नहीं है। तो असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, भाई यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, सीटेट का एग्जाम हो रहा है, कहीं और किसी और एग्जाम जिसमें 10 लाख लोग एक साथ बैठ रहे हैं, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, किसी को पड़ी नहीं है कि लर्निंग गैप कहां रह गया, वो आप खुद सोचो बाद में। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो बड़ी पॉपुलेशन एक साथ देती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक थिंकिंग, बच्चों में समालोचनात्मक थिंकिंग को बढ़ावा कौन से एक क्वेश्चन से मिलेगा? तो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 523 बाय 62, यानी 523 को गुणा कर दो 62 से।
तो ये तो सिंपल एक फॉर्मूला लागू किया, इसमें कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग लगी है बच्चे की? कोई दिमाग पे जोर पड़ा, कुछ अपनी थिंकिंग लगानी पड़ी? नहीं, या तो फॉर्मूला आता होगा या तो नहीं आता होगा, या तो गुणा करना आता होगा या तो नहीं आता होगा। When did हरियाणा बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट? अब या तो ये पता होगा या तो नहीं पता होगा। यस और नो वाला क्वेश्चन है ये तो, या फैक्चुअल क्वेश्चन है, रिकॉल बेस्ड। इसमें थिंकिंग थोड़ी लग रही है, रिकॉलिंग लग रही है कि रिकॉल करना है, दिमाग में याद है, भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। जब दिमाग में जो है उससे कुछ नया बनाना पड़े, कुछ सोचना पड़े, तब क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। जब आप हर एक पक्ष को सोच पाए किसी चीज के, किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा? अब ये भी या तो पता होगा, अब आप थोड़ी ना कि हम यहां से आज गंगा निकालेंगे, शिवजी बन गए, वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो यहां पे आपको बस पता होना चाहिए कि कहां से है ओरिजिन। इसमें आपने अपनी थिंकिंग थोड़ी लगाई, आपकी मेमोरी यूज हुई, इसमें थिंकिंग कोई यूज नहीं हुई। डी ऑप्शन है, हाउ वुड यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर सिटी? यानी आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? अब ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते, वन वर्ड आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको सोच करके, समझ करके क्या करना पड़ेगा? थिंकिंग अपनी लगानी पड़ेगी कि प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व हो सकती है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। मिलेगा तालेब? तो इसमें आपको खुद सोचने पड़ेंगे डिफरेंट तरीके, तो हर एक पक्ष पे आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। कई लोग कह रहे हैं यार बफरिंग की समस्या, चलो देखेंगे अगर और भी कुछ इसमें रह गया रिजॉल्व करने के लिए तो कर देंगे। यहां से तो सब ओके है वैसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन केटर्स टू, आपको पता है समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है आपके सिलेबस में, है ना, कल से बैच में शुरू भी हो रहा है। तो अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, तो किन जरूरतों को पूरा करती है? सभी जरूरतों को पूरा करेगी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल है, सभी के लिए शिक्षा है, एजुकेशन फॉर ऑल है, हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ सकता है। बात सही है या नहीं है? पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चा गरीब हो अमीर हो बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होगा। स्टूडेंट्स विद वेरीड जेंडर ओरिएंटेशंस, भाई जेंडर ओरिएंटेशन क्या हो सकता है? मतलब मेल और फीमेल होते हुए भी कोई और किसी मतलब तरफ फील कर सकता है, ओरिएंटेशन वो महसूस क्या करता है खुद में, ठीक। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जेंडर का कोई मतलब ऐसा नहीं है, पढ़ तो या सीख तो कोई भी बच्चा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, किसी बच्चे को अगर ऑटिज्म है, कोई भी समस्या है वो भी सीखेगा। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ये सभी सीखेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें आप लोग सभी जवाब 87% लोग सही दे रहे हैं। मतलब 13% लोग कहां से आते हैं जो इतने आसान सवाल में भी गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ सोशल कम्युनिकेशन? यानी निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता या विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है? यानी बच्चे को सामाजिक रूप से डिस्कशन करने में या बातचीत करने में, संप्रेषण करने में, अपनी बात को कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी, किस एक डिसेबिलिटी के अंदर आएगा? फटाफट से बताना है। ये हमने किया था और इस पे बहुत क्वेश्चन इस बार पूछे भी गए थे और हमें पता भी होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डिसलेक्सिया आपको पता होता है कि भाई इससे होता है, पढ़ने में समस्या है तब होगा। ए ऑप्शन यानी 68% लोग, ऑटिज्म इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन, डिस का मतलब है डिसफंक्शनल होना, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होना, है ना। तो ये क्या है? कैलकुलेशन यानी गणित में जो समस्या है वो डिसकैलकुलिया है। डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्राफ का मतलब राइटिंग, ठीक। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है चलने फिरने में, मूव करने में समस्या, बच्चे को हड्डियों में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में समस्या है। लेकिन कम्युनिकेशन, बार बार सेम बात को रिपीट करता है बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा जो है, तो जिसको ऑटिज्म है वो क्या होगा? रिपीट करेगा सेम बात को कई बार, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत होती है। माय नेम इज खान वाला उदाहरण भी आप याद कर सकते हो, कुछ हद तक वो फिट बैठता है यहाँ, ठीक है ना। इसके अलावा इनको अपने आसपास, पिछली बार हमने एक क्वेश्चन किया था ना, सोशल सराउंडिंग में, अपने रूम में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए, ज्यादा चेंज सराउंडिंग में इनको दिक्कत दे देता है और ज्यादा सोशली इनको इन्वॉल्व होना नहीं पसंद। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अ टीचर शुड, यानी एडीएचडी है किसी बच्चे को, ये भी एक प्रॉब्लम हुई है ना, या प्रॉब्लम भी क्या है, कहीं एक तरह की डिसेबिलिटी हुई, तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हुआ अगर हम कहें। तो जिस बच्चे को एडीएचडी है उसके साथ हम कैसे डील करें? फटाफट से जवाब दो। 70% लोग क्या कह रहे हैं? ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं, गिव मल्टीपल टास्क्स एट द सेम टाइम। देखिए अटेंशन डेफिसिट यानी ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार, एक तो ध्यान में न्यूनता होती है, यानी ध्यान ज्यादा देर टिका के नहीं बैठ पाते ये बच्चे, है ना। तो
तो इसका मतलब अटेंशन में डेफिसिट है। अब जिसकी अटेंशन पहले ही कम है, एक बात पे नहीं लग पाती, उसको मल्टीपल टास्क दोगे, यानी एक चीज संभल नहीं रही थी, 6 चीजें एक साथ दे दी, तो गड़बड़ हो गई है, तो है ना। इसको एक ऐसे आप बता रहे हो, बताओ। टीचर शुड लिखा है भाई, आपको आपने रट्टे लगा लिए इसका मतलब, है ना। ये नहीं कहा कि इस बच्चों को कैसे डील करेंगे, तो हमने सोचा अच्छा डाइवर्सिटी याद करो, मल्टीपल वे से पढ़ा दो, नहीं। एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देना, बच्चा हैंडल नहीं कर पाएगा, उससे एक काम नहीं होता। एक काम में भी उसको 6 बार आपको पार्ट्स में तोड़ के देना पड़ेगा। 30 मिनट का काम 5-5 मिनट के 6 स्लॉट में दोगे आप, है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गई। मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्टर्स इन दी सराउंडिंग्स, ये बात सही है कि आप परिवेश में विकर्षण को कम से कम करें, यानी अगर कहीं गाना बज रहा है आसपास या कोई और डिस्टरबेंस बच्चे को है, तो डिस्टरबेंस मिनिमम कर दो, उसकी सराउंडिंग एकदम कॉन्ड्यूसिव होनी चाहिए, नहीं तो उसकी अटेंशन में वैसे ही कमी है, और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा वो। बात तो सही है। असाइन असाइनमेंट्स दैट रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन के काम देने होते हैं इनको, लॉन्ग ड्यूरेशन में टिक के नहीं बैठ पाते। असाइन टास्क विच रिक्वायर पैसिव लिसनिंग, बच्चे को निष्क्रिय करना ही नहीं है, पैसिव तो रखना ही नहीं होता। तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। भगवान भला करे आपका, पता नहीं इतनी जल्दी में क्यों जवाब देते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कीवर्ड से काम नहीं चलता, है ना, पढ़ के समझने से काम चलेगा। कोई भी जो आपके टैग वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जो ट्रिक होती है, वो काम तब करती है जब आपने थोड़ी पढ़ाई की हो, है ना। इसलिए हम सेशन के लास्ट में डिस्कशन करेंगे, मतलब जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, उससे पहले हम कुछ ट्रिक्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी जम के। ट्रिक तब काम करती है जब आपने पढ़ाई की हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन शुड बी एंश्योर्ड फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज मतलब जिन बच्चों को चलने फिरने में, मोटर का मतलब ही हो गया फिजिकल एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। इन बच्चों को इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे हम। पहला ऑप्शन है रैंप्स एंड लिफ्ट्स टू मेक बिल्डिंग एक्सेसिबल, रैंप बनाएंगे स्कूल में, है ना, और क्या बनाएंगे, लिफ्ट बनाएंगे, ताकि भाई चलने फिरने में दिक्कत है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो बैसाखी लेके आ सकते हैं स्कूल में, व्हील चेयर के थ्रू आ सकते हैं। व्हील चेयर सीढ़ियों से थोड़ी जाएगी, या तो रैंप हो या तो लिफ्ट हो। लिफ्ट तो थोड़ा ज्यादा हो गया आज की सिचुएशन को हमारे देश की देखते हुए, रेयर ही मिलेगी, तो रैंप्स तो एटलीस्ट हो। रैंप पे क्या है भाई, इंसान सीढ़ियां नहीं है तो वो व्हील चेयर वाला बच्चा भी जा सकता है, बात सही है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन सीटिंग अरेंजमेंट, इससे क्या होगा, इससे तो और दिक्कत होगी। टॉप फ्लोर पे बिठा दो भाई, अगर रैंप और लिफ्ट नहीं है तो ग्राउंड फ्लोर पे रखो इन बच्चों को, ताकि इनको सीढ़ियां ना चढ़ के जानी पड़े। टॉप फ्लोर का तो मतलब ही नहीं है। डिजाइनिंग एक्टिविटीज विच रिक्वायर फ्रीक्वेंट मोबिलिटी, यानी चलना फिरना, ज्यादा काम दे दो इनको चलने फिरने का, वो भी बात गलत हो जाएगी, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर है 20th, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस टिपिकली, यानी वो बच्चे जो मेधावी हैं, जिनको हम गिफ्टेड कह रहे हैं, एक्सेप्शनल हैं, जो कुछ बेहतर करते हैं, जिनका आईक्यू भी ज्यादा है, तो अगर हम बात करें इन बच्चों को कि कैसे होते हैं टिपिकली, इनके बारे में क्या सही है, बताइएगा। बफरिंग को लेके कोई तो रो रहा है भाई, बीच में से एड्स हटा दी सेशन के, अब भी आप दुखी हो। शिवी कह रही है बफरिंग, चलो 1 सेकंड रुको, मुझे 1 सेकंड दो, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रेट है वो ठीक ठाक ही है यहाँ पे, पता नहीं आप लोग क्यों दुखी हैं भाई। देखना अभी, बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस टिपिकली, यानी मेधावी विद्यार्थी विशेषकर क्या करेंगे, टेक लॉन्ग टाइम इन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट, नहीं है तो जल्दी सीख जाते हैं ना, इनका दिमाग तेजी से चलता है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन लर्निंग, नहीं, इनको याद रहता है, मेमोरी इनकी अच्छी होती है। कैन नॉट सर्च फॉर रिलेशनशिप्स बिटवीन सब कॉन्सेप्ट्स, यानी चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ पाते, भाई फिर किस बात के गिफ्टेड हुए, ये भी नहीं है। हैव हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बात तो सही है। हॉट्स जिसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो हायर लेवल की थिंकिंग स्किल्स हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सब ये अच्छा कर पाते हैं। मतलब एक होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, आपको 1 वर्ड का जवाब देना है, जो याद किया है उसको बताना है। एक होता है जिसमें आपकी थिंकिंग का हाईएस्ट लेवल लगे, तो वो इनका अच्छा होता है, मेंटल एबिलिटी इनकी बेटर होती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अब नहीं कर रहा होगा बफर, अगर पहले कर भी रहा था तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, नेट थोड़ा बचा के रखा करो सरकार। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ओरिएंटेशंस मोटिवेट्स स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड, यानी निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं, यानी कैसे गोल सेट करें हम ताकि बच्चा सीखने में इंटरेस्ट ले, समझने में इंटरेस्ट ले, बताइए कैसा गोल सेट करें, बताइए। अभिलाषा अब तो बफरिंग नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, एक बार रिफ्रेश करके देखो, मेरी तो बफरिंग नहीं हो रही है, हाँ सही है। इट्स टू मच बफरिंग एट दिस टाइम साक्षी। मुझे लगता है कुछ लोगों को मजा आने लग गया ये कहने में, कुछ लोगों को सच में समस्या हो सकती है,
हो रही है बफरिंग? कुछ नहीं हो रहा ना, पहले हो रही थी पहले, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब लैपटॉप में। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ओरिएंटेशंस मोटिवेट्स स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास, बताइए कैसे गोल सेट करें ताकि बच्चों को समझ में आए। मास्टरी गोल्स, भाई सीखने पे फोकस है ना, निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, कितनी बार हमने ये डिस्कस किया है। 3 तरह का ओरिएंटेशन होता है, मास्टरी ओरिएंटेड अवॉइडेंस नहीं, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच फोकस्ड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है फर्स्ट आना है, बस फर्स्ट आने में हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, आप रट्टे लगा लेंगे, और यहाँ अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने की बात हुई है। अवॉइडेंस का तो कोई सेंस होता ही नहीं। और तीसरा क्या होता है, फेलियर अवॉइडेंस, यानी बस फेलियर से बच जाएं, पास हो जाएं किसी तरह से। सबसे बेस्ट कौन सा है, मास्टरी ओरिएंटेशन, कि आप मास्टर बन पाएं किसी चीज में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ इमोशन लाइकली टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, किस सिचुएशन में कौन सा बच्चा कैसे इमोशन फेस करेगा, आपको सही मैच ढूंढना है। जब फ्रस्ट्रेशन होती है यानी कुंठा होती है, तब बच्चा क्या करेगा, व्हेन एक्टिविटी इज वैल्यूड एंड देयर इज लो कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट ओवर लर्निंग, यानी कि जब काम बहुत जरूरी है, यार पास तो होना ही है, नंबर तो लाना ही है, पेपर तो देने जाना ही है, लेकिन बस छूट गई, अब क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि सिचुएशन पे आपका कंट्रोल नहीं है और एक्टिविटी जरूरी थी। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही लग रही है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं फिर भी। एंग्जाइटी कब होगी, दुश्चिंता जिसको हम कहते हैं। भाई चिंता कब होगी, व्हेन सक्सेस इज एक्सपेक्टेड, जब हमें पता है हमने अच्छा पेपर कर दिया, तैयारी अच्छी है, तो एंग्जाइटी क्यों होनी चाहिए? थोड़ी बहुत किसी को हो जाए समझ में आता है, लेकिन चिंता का कारण ये नहीं होता कि आपको पता है कि आप सफल हो जाएंगे और आप चिंता में हैं, है ना, तो ये तो खराब बात हो गई। भाई जब एंग्जाइटी कब होगी, जब आपको फेलियर का डर बहुत ज्यादा है या रिजल्ट के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जॉय, कुछ लोग होंगे इसमें एक्सेप्शन, लेकिन नॉर्मली बात चल रही है। जॉय मतलब खुशी का या आनंद की अनुभूति कब होगी, व्हेन सक्सेस इज नॉट अचीव्ड, जब असफलता, रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, है? तो खुशी होगी, जॉय का अनुभव होगा नहीं, उस टाइम पे दुख होगा। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस अगर मैं कहूं, व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स, दूसरों की वजह से, किसी ने आपका पेन छीन लिया, रास्ते में जाते हुए 2 थप्पड़ लगा दिए, पेपर नहीं दे पाए, तो ग्रेटिट्यूड फील होगा, अरे बड़ा अच्छा किया यार इसने, नहीं गुस्सा आएगा। तो ग्रेटिट्यूड, दूसरों की कमी की वजह से आप फेल हो रहे हैं, तब दिक्कत होती है, ग्रेटिट्यूड नहीं आता तब। तो फ्रस्ट्रेशन वाला ही पॉइंट यहां सही था कि कुंठा आएगी व्यक्ति में जब उसको पता है कि उसका काम या उसकी एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है, जैसे ये बार बार, भाई अगर बफरिंग हो रही है मान लो, या फिर कोई और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कोई इंटरनेट की समस्या है, अब काम महत्वपूर्ण है कि हम डिस्कशन करें, एग्जाम आने वाला है, आप लोग इतनी संख्या में देश भर से टाइम निकाल करके बैठते हैं, हम सीखते हैं, डिस्कस करते हैं, इसमें बार बार कोई और प्रॉब्लम आती जाए, है ना, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी। क्यों? क्योंकि काम इंपॉर्टेंट है और कंट्रोल है नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे अचानक से 1 मिनट में ठीक कर दें, या अगर इंटरनेट ऊपर नीचे स्पीड चल रही है तो कैसे ठीक करें उसको, तो ये अगर कर सकते हैं तब देखेंगे, अभी तो नहीं है कंट्रोल, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ फ्रस्ट्रेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, 7 सवाल और हैं, देखिएगा कितने क्वेश्चन आज आप ठीक कर पाए हैं। राजन, a school teacher wants to facilitate development of metacognitive skills among his students. मेटाकॉग्निटिव यानी परासंज्ञानात्मक कौशलों को विकसित करना चाहते हैं राजन, तो क्या किया जाए बताइएगा। बफरिंग तो नहीं है मैम, यूट्यूब क्वीन कह रही हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब मैं अपने इंटरनेट से चेक कर लेती हूँ एक बार ये वाईफाई ऑफ करके। बहुत ही खुशी का अनुभव मुझे हो रहा है कि कोई बफरिंग नहीं है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, देखिए अगर हम देखें यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है राजन एक स्कूल टीचर है और डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी बच्चे थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कर पाए, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी ला पाए। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द स्टेप्स फॉलोड बाय देम इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम, यानी तो टीचर को क्या करना चाहिए कि जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको पूरा करना चाहिए। देखते हैं, गिव कंटेंट टू मेमोराइज, रटने के लिए दे दो, मेमोराइज करने के लिए, तो मेटाकॉग्निटिव तो नहीं हो पाएगा। असेस स्टूडेंट्स फॉर देयर डेक्लेरेटिव नॉलेज, यानी जो डेक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है, कोई डेफिनेशन याद की हो आपने, कोई फॉर्मूला याद किया हो। प्रोसीजरल क्या होता है, मान लो कोई काम आप सच में करते हो तो प्रोसीजरल नॉलेज अच्छी होती है कि खाना कैसे बनाते हैं, साइकिल कैसे चलाते हैं, तो इसमें प्रोसीजर है। लेकिन डेक्लेरेटिव में आपका डेफिनेशन वगैरह होती है। डिस्करेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन प्रोसीजरल नॉलेज,
यानी बच्चों को हतोत्साहित करोगे किसके लिए, कि प्रोसीजरल नॉलेज के लिए आपको प्रोत्साहित करना होता है, हतोत्साहित नहीं करना होता। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो थोड़ा पॉजिटिव है, वो है आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द स्टेप्स फॉलोड बाय देम इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम। कि बेटा या भाई या फ्रेंड कि आपने सीटेट क्लियर किया था तो क्या क्या पढ़ा था, तो उन्होंने बताया हिमांशी जी से पढ़ा था, है ना हिमांशी जी देख रहे हो, तो या लेट्स लर्न से पढ़ा था, या फिर यहां से ये चीज की थी, यहां पे मॉक टेस्ट दिया था। अब उसको अपनी जर्नी या आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो स्टेप्स लगे, या जब आप इंटरव्यू देखते हैं टॉपर के, किसी के 143 आए हैं, किसी के 141 आए हैं, है ना, तो इतने सारे लर्नर्स हैं, लेट्स लर्न पे कहीं और की तो बात ही छोड़ दें। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ, वो वहां पे वो स्टेप्स बता रहे हैं जिसके लिए उन्होंने जो स्टेप्स को फॉलो किया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यानी उनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी जो बनाई थी वो डिस्कस करनी पड़ेगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, जवाब दीजिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश एंड डैश। यानी जो सामाजिक रचनावादी परिवेश है उसके लक्षण आपको पहचानने हैं। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, यानी बैठने की स्थिर व्यवस्था। फिक्स्ड नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट, कि एक बच्चा जो पीछे बैठता है वो 3 साल तक पीछे ही बैठेगा, रोटेशन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन जो है सीटिंग अरेंजमेंट का। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यही कहती है। और सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कि वाइगॉस्की हैं वो भी बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी जी नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड, रोट मेमोराइजेशन रटंत विद्या नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजीज और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये बेस्ट जवाब हो गया। कि भाई सामाजिक संरचनावादी जो परिपेक्ष है वो ये कहेगा बच्चे को समाज में संरचना करने दो ज्ञान की, यानी ग्रुप्स में एक्टिव रखो, ठीक है। तो विद्यार्थी केंद्रित, एक तो बच्चे को सेंटर में रखा, दूसरा ऐसा अनुकूलित परिवेश दिया। परिवेश कैसे, बेटा पढ़ रहे हो तो शोर नहीं है, या फिर वहां बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग करके सीख रहे हैं, एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, तो ये कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट हो गया। कल्चरली इररेलेवेंट नहीं, कल्चर से रेलिवेंट चीजें देनी है जो उनके कल्चर से जुड़ी हुई हो। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स रिक्वायर अ क्लासरूम कल्चर विच प्रमोट्स, यानी शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता, यानी बच्चे जो हैं एक्टिवली एंगेज्ड हैं, एक्टिवली सीख रहे हैं, नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं। तो कौन से 2 ऑप्शन हैं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको चेक करना है कितने जवाब दे सकता हूं भाई मैं, मैक्सिमम 2 दिए जा सकते हैं। या बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं बच्चे को लर्निंग पे एक्टिव रखने के, एक्टिव एंगेजमेंट यानी बच्चा सक्रिय रहे। रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के पुनरुत्पादन से सक्रिय हम नहीं मानते, क्योंकि इसमें आप नॉलेज को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, जो रट्टा लगाया था उसी को उगल दे रहे हो पेपर में, चतुर रामलिंगम की तरह। 3 इडियट याद कीजिए, मियर रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ रिकॉल कर रहे हो, किसी का नंबर याद किया बता दिया, इसमें कौन सा आपका एक्टिव एंगेजमेंट है ना। रिफ्लेक्शन और डिस्कशन, इसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे अपने दिमाग से, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी चर्चा में तो हो सकती है। तो चर्चा करने में, विमर्श और चिंतन करने में, इसमें बच्चा सच में एक्टिव होगा, उसका दिमाग, उसका दिल, व्हाटएवर। तो 3rd और 4th कहीं ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 71% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आज तो मुझे लग रहा है अच्छा स्कोर कर लेंगे आप। देखिए इतना लेंदी तो रहेगा पेपर, इससे कम लेंदी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कोल्ड का टॉपिक अच्छे समझा देंगे मैराथन में, डोंट वरी। इतने प्रीवियस मैराथन तो देख लो। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन एक्टिविटीज, किस तरह की एक्टिविटी होती है, किस तरह की गतिविधियां होती है जहां बच्चे सबसे बढ़िया सीखते हैं। पहला ऑप्शन है आर कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड हैव रियल लाइफ एप्लीकेशंस, यानी जो संदर्भानुसार होते हैं, यानी उनके कॉन्टेक्स्ट उनकी लाइफ से जुड़ी हुई होती है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस उसमें होती है, संदर्भ होता है ना। दो दिवाली आई हुई है तो दीपावली का हम समझा रहे हैं भाई क्यों मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे है तो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंस डे के अराउंड हम क्या करते हैं। आप देखते हो अलग अलग जो भी सेलिब्रेशन स्कूल में होते हैं, तो अब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो उस तरह की कहानियां होंगी उससे पहले ही, है ना, उस तरह के गीत होंगे, हम हिस्ट्री जान पाएंगे कैसे हुई थी चीजें उस कॉन्टेक्स्ट में। उस दिन पे ऐसा नहीं स्वतंत्रता दिवस पे क्रिसमस की बातें कर रहे होंगे, है ना, कॉन्टेक्स्ट उसी संदर्भ में बात होगी। तो बात तो सही है, ऐसी एक्टिविटी अच्छी होती है जो संदर्भ के अनुसार हो। रियल लाइफ एप्लीकेशंस, यानी जो वास्तविक जीवन में जिनको अप्लाई किया जा सके, बात तो सही है। इररेलेवेंट टू स्टूडेंट्स लाइफ, बच्चे के जीवन से कोई प्रसंगी ना हो, अप्रासंगिक हो, खराब बात हो गई। डू नॉट इवोक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे के पूर्व ज्ञान को जागृति ना करती हो तो और खराब है भाई। बच्चे के पूर्व ज्ञान को जागृति ना करती हो, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़ता ही ना हो तो गड़बड़ है ना। ये तो हिंदी में गलत कहां दिया है, हिंदी में ऐसे ही दिया है, प्रॉपर यही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई, देखो एक बार। आर मच बियॉन्ड कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट, देखो बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर, जो उसका बुद्धि का स्तर है, उसके बहुत पीछे नहीं होना चाहिए, बहुत
मतलब उससे दूर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा चैलेंजिंग हो सकता है कि जितना उसको आता है हल्का सा +1 का लेवल कर दो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो 5वीं क्लास में 10वीं क्लास का पूछ रहे हो। ठीक पा रहे हो, ठीक समझ पा रहे हो या नहीं? कोई कह रहा पोल आगे चल रहा है, नहीं पोल वाली दीदी है थोड़ा जल्दी ही चलती है, ठीक है ना? कहाँ हिंदी में गलत है देखिएगा। तो इतनी बात क्लियर है। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका यहाँ पे सही जवाब ए ऑप्शन ओनली। इससे पहले वाले क्वेश्चन में गलत था क्या? नहीं सही तो था, विमर्श चिंतन सही तो है, क्या दिक्कत है? हो सकता है कई बार पेपर में भी आ जाती है गड़बड़ी, तो मतलब अगर एक आध वर्ड की कहीं मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो, टाइपिस्ट जी हमारे हो गई हो उनसे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिफ्लेक्टिव स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी विमर्श चिंतन, यानी टीचर जो है रिफ्लेक्ट करे, सोचे, चिंतन मनन करे, तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा, आपको ऑप्शन में से चूज करना है फटाफट से। हमारे यहां से 2 रुपए की बफरिंग नहीं हो रही है। अब आप अगर बफरिंग की बात कहना, बफरिंग हो रही है यार, नहीं हो रही है, वो स्टार्ट होने में टाइम लगा था। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे यार ये क्या प्रॉब्लम है, अगर ऐसा है तो क्यों है। देखिए अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, 89% लोग आप लोग कह रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको चाहिए फैसिलिटेट करना है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को या रिफ्लेक्टिव स्किल्स को, जिसमें बच्चा प्रकाश डाले उसने कैसे किया, क्यों किया, कैसे ठीक हो सकती है कोई चीज। तो एनकरेज सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। बिल्कुल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव स्किल्स में खुद को आकलन करना, खुद के ही स्ट्रेटजी को सोचना, मॉक टेस्ट दिया कितने नंबर आए, क्यों आए, फिर उसमें आकलन किया खुद का ही, फिर खुद से ही क्वेश्चन पूछा कहां गड़बड़ है। बात तो सही है, इसमें रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं आप, प्रकाश डाल पा रहे हैं जो चीज हुई है उस पर। कॉपी करना तो कोई सही तरीका है ही नहीं, है ना। शेपिंग स्टूडेंट्स यूजिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बिल्कुल यूज नहीं करना होता, एकदम नेगेटिव है ये। एम्फेसिस ऑन रिकॉल बेस्ड, रट्टे नहीं लगाने। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां बच्चा एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। देखिए फटाफट से जवाब दीजिए, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 28? लर्निंग बाय पॉजिटिवली, लर्निंग इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी पॉजिटिवली, मतलब बच्चे पॉजिटिवली उनकी लर्निंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, बेहतर होगी लर्निंग, किस एक पॉइंट से। सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी बच्चे सब अच्छा महसूस करते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, या टीचर भी उनको एक्सेप्टेड फील कराती है, तो इससे क्या होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा कि हाँ हम, ये हमारी क्लास है, ये हमारा स्कूल है, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो अगर जिसको पसंद नहीं है बच्चे को स्कूल या क्लास या टीचर या दोस्त, तो वो क्या होगा, उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वहां नहीं बन पाया, तो लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इमोशंस से लर्निंग प्रभावित होती है। अगर पॉजिटिव इमोशंस होंगे, जॉय के, लव के, बिलोंगिंगनेस का, तो वो अच्छा होगा। तो ये बात तो सही है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो पॉजिटिव है। एग्जाम सेंट्रिक होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सारा ध्यान अगर वहां पे पेडागोजीज का मतलब है जो मेथड्स हैं वो सिर्फ एग्जाम को सेंटर में रख के बनाए गए हैं। एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, बच्चे को क्या है, अपमानित किया जाता है, अवमानित किया जाता है, तो ये भी नेगेटिव है, उसको कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ रिसोर्स रिच क्लासरूम एनवायरमेंट, यानी क्लासरूम में रिसोर्सेज काफी हैं, प्रिंट रिच एनवायरमेंट है ना, सारी एक्टिविटीज करने के मौके दिए जाते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 74% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ये क्या कहता है भाई, देख लेते हैं एक बार। इन विच वे अ टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू द रिपीटेड एरर्स मेड बाय अ स्टूडेंट। एक बच्चा है जो बार बार गलती कर रहा है, ऐसा होता है ना, कई बार सेम गलती बार बार होती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए टीचर को? टेल द करेक्ट आंसर विदाउट एनी कॉमेंट, बिना कॉमेंट किए बस जवाब दे दो सही वाला। तो इससे बच्चे का जवाब फिर अगली बार फिर गलत करेगा, गलती सुधरेगी नहीं ना, बार बार गलती हो रही है। थॉरोली और डायरेक्ट आंसर नहीं देना होता, बच्चे को आंसर तक पहुंचाना होता है। बी ऑप्शन है थॉरोली एनालाइज द एरर्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना और तदनुसार मदद देना। यानी आप पहले एनालाइज करेंगे गलती क्यों हो रही है बार बार, कहां समझने में कमी है, और फिर सपोर्ट देंगे बच्चे को। ये तरीका बेस्ट है भाई। पहले आप डायग्नोज करते हैं ना, रीजन पता लगाते हैं, बफरिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, जो रीजन पता किए उनको ठीक किया, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा तो और बेहतर एनालिसिस लगेगा। तो ये बात तो सही है। डायरेक्टिंग द मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्डली, बच्चे के नंबर काट लो, उससे क्या होगा? एलिमिनेट कर दो एरर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू, उससे कहो तुम्हारा जो ये पेन है ये मैं रख रही हूं, पेन यूज तब कर पाओगे जब गलतियां सही कर दोगे। ये खराब तरीका है। तो रीइंफोर्समेंट लिखा है इसलिए खुश मत हो जाओ यहाँ पे, और ये रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट का यूज पूरे सीटेट में कहीं है नहीं आपका। तो त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज के लिए आखिरी इस सेट का सवाल। ये आपका मॉक टेस्ट था सेकंड, इससे पहले भी एक में टेस्ट, बट वो प्रीवियस ईयर
था कंप्लीट ही, इसमें मिक्स एंड मैच मिलेगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन, यानी बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने, अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, जो जो प्रॉब्लम्स उसके सामने आती जाए। तो पहला ऑप्शन है फंक्शनल फिक्सनेस से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। फंक्शनल फिक्सनेस होता है फंक्शनल फिक्सनेस है कि आप एक ही तरीके पे अटक गए हैं या आप नए इनोवेटिव तरीके नहीं सोच पाते हैं, जिस तरीके से एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसी को लगे पड़े हैं यूज करने में। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए होती है, अलग अलग दिशाओं में सोच पाना चाहिए होता है अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करानी है तो, है ना। क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसमें अभिसारी चिंतन लगा है, एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, सही आंसर ढूंढ लो, कन्वर्जेंट थिंकिंग लग गई, इंटेलिजेंस का यूज हो गया। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको कुछ नया दिशाओं में सोचना पड़ता है ना। रिस्पॉन्स सेट, अगर आप यहां पे डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको सारे आंसर सही लगने लग जाएंगे। रिस्पॉन्स सेट भी एक तरह का मेंटल सेट है कि बस आपकी सुई एक ही चीज पे अटक गई है कि बस ऐसे ही होगी, मुझे तो यही आता है, सेम मेथड से सब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, हाँ ह्यूरिस्टिक्स वो फंडे हैं जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आते हैं, है ना। सबसे हल्का, प्यारा, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर क्या है इसका, ह्यूरिस्टिक्स का एग्जांपल, भाई टीवी का रिमोट नहीं चल रहा, हम क्या करते हैं, फंडे लागू करते हैं जो हमने पहले काम किए हो, हमारे लिए चल गया, ये क्या हुआ, ह्यूरिस्टिक लगा।